ये राजू, तू बड़ा कूद रहा है, कहाँ जा रहा रे? अरे बाबू भैया क्या बताऊं आपको। टॉप रो वाली स्कीम हाथ लगी मेरे, टॉप रो वाली। ये कौन सी टॉपरों वाली स्कीम रे बाबा? बाबू भैया मेरे को एक स्कीम पता लगी, 25 दिन में मार्क्स डबल। ए देवा रे देवा, क्यों मजाक कर रहा है? 25 दिन में कैसे मार्क्स डबल? अरे बाबू भैया मजाक नहीं, वास्तव में 25 दिन में मार्क्स डबल हो जाते। टॉपर्स लोग ऐसे ही तो करते हैं। ऐसे कैसे रे भैया, ऐसे कैसे रे बाबा? अरे बाबू भैया कुछ करना थोड़ी ना है, केवल YouTube पे कंपटीशन वाला चैनल देखना है। डेली का डेली लेक्चर देखो, डेली का डेली बैकलॉग क्लियर करो और डेली का डेली अपनी पढ़ाई करो। सारे का सारा बैकलॉग क्लियर हो जाएगा, मार्क्स डबल हो जाएंगे। ये ऐसा हो सकता है क्या रे बाबा? अरे हो सकता है बाबू भैया, बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं। मैं अभी ऐसा ही करने जा रहा हूँ। ए बाबा चल, मैं अभी तेरे साथ चलता हूँ, चल के साथ में लेक्चर देखेंगे। चल आ जा। चलो बाबू भैया चलो, आओ लेक्चर देखते हैं। हेलो बच्चों, रफ्तार नीट के इस बैच में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपका ऋतिक सर। प्लेटफॉर्म है ये फिजिक्स वाला का, आपका अपना प्यारा प्लेटफॉर्म। कंपटीशन वाला का ये चैनल है और केमिस्ट्री की ये क्लास है। 11th की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और काफी सारी चीजें आप लोगों ने उसमें नई सीखी, काफी उत्साह से आपने पढ़ाई करी। आपके जो कमेंट्स मुझे मिले, आपका जो रिस्पांस मेरे को मिला, उस रिस्पांस से मेरे को ये पता चला कि आपको इस चैप्टर में बड़ा मजा आया। ठीक है ना? तो जब हम मोल का डब्बा गोल कर चुके हैं मिलके, मैंने और तुमने मोल का डब्बा गोल कर दिया है, तो आओ अब एक दूसरा चैप्टर लेते हैं। इस चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तुम्हारी 11वीं क्लास की एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए क्योंकि एक तो ये जो चैप्टर है, अपने आप में एक चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसके क्वेश्चंस तुम्हें 11वीं क्लास की केमिस्ट्री में मिलते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंस बच्चों इस चैप्टर की ये है कि ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर 12th की फिजिक्स में एक चैप्टर बनता है मॉडर्न फिजिक्स, उसका बेसिस। तो यहां पर जो मैं बातें तुम्हें बताऊंगा ना, इसमें कई सारी बातें ऐसी हैं जो तुम्हें 12वीं क्लास में जाकर भी पढ़नी है, इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम करने वाले क्या हैं, जैसा कि नाम से पता लग रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर। अभी तक हम एटम को या मैटर को नापते आए, उसका मेजरमेंट करते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या किया? अभी तक हम लोगों ने मैटर का मेजरमेंट किया। मोल कॉन्सेप्ट का जो चैप्टर था उसमें हम लोगों ने मैटर को मेजर किया, मैटर का वेट निकाला, कॉन्सेंट्रेशन निकाली, ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली। ठीक है ना? ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली। इस चैप्टर में हम बेसिकली क्या करने वाले हैं? एटम की डिस्कवरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। एटम के बारे में जो कुछ हम जानते हैं उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना? तो पिछला वाला चैप्टर जहां पर क्वांटिटेटिव था, जहां पर हमने बहुत सारी क्वांटिटीज के बारे में बात की थी, ये वाला चैप्टर इज मोर ऑफ अ हिस्टोरिकल चैप्टर, जहां पर हम ये देखेंगे कि एटम की जो डिस्कवरी है वो कैसे हुई और जो नॉलेज एटम की हमें अभी है आज की तारीख में, जो बातें हम जानते हैं उन बातों को कैसे पता लगाया गया। तो इट इज अ चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, इट इज बेसिकली अ जर्नी। ये एक बेसिकली जर्नी है जो लगभग 400 सालों की जर्नी है। ठीक है ना? लगभग 300 से 400 सालों की जर्नी है ये, जिस जर्नी में हम ये देखेंगे कि एटम जो है वो यहां तक कैसे पहुंचा, एटम की जो कहानी है वो यहां तक कैसे पहुंची, वही हमें देखना है। ठीक है? तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे बच्चों डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इन्हें डिस्कवर किया गया कैसे। आज का लेक्चर मोरओवर एक थ्योरेटिकल लेक्चर है जिसको आपको सुनना है, और आज के लेक्चर में जो कॉन्सेप्ट्स आप सीखेंगे, दोस कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कमिंग लेक्चर्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कमिंग लेक्चर्स। यहां पर एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर जो खास बात है वो ये है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर एक तो प्योरली केमिस्ट्री का लेक्चर है। अभी तक आपने मैथमेटिक्स ज्यादा पढ़ी है, केमिस्ट्री कम पढ़ी है, चीजें समझने वाली कम थी, करने वाली ज्यादा थी। तो ऐसा नहीं है इस चैप्टर में, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ऑफ ऑल, इस चैप्टर के अंदर हर लेक्चर पिछले लेक्चर से कनेक्टेड है, हर लेक्चर पिछले लेक्चर से कनेक्टेड है, हर टॉपिक पिछले टॉपिक से कनेक्टेड है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये साइंटिफिक एक जर्नी है, टुवर्ड्स द डिस्कवरी ऑफ एटम, टुवर्ड्स द डिस्कवरी ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड टुवर्ड्स द नॉलेज जो हमें आज की तारीख में है।
तो क्योंकि ऐसा है, क्योंकि एक जर्नी है, तो इस जर्नी में अगर कोई भी स्टॉपेज आपने मिस कर दिया, कोई भी स्टॉपेज अगर आपका स्किप हो गया, तो फिर आगे के जो स्टॉपेजेस हैं, आगे के जो स्टेशन हैं, वहां तक पहुंचने में आपको परेशानी आएगी। इसलिए मेरी यह सलाह है आपको कि इस चैप्टर को जब आप देखें तो इस चैप्टर के वीडियोस को कंटिन्यूअसली रेगुलरली देखें, कोई भी चीज मिस ना करें, क्योंकि कोई भी चीज अगर आप मिस नहीं करेंगे तो होगा ये कि एक कंटिन्यूटी में आपको एक सफर की तरह कहानी समझ में आएगी। ठीक है ना। बाकी सफर को आसान बनाने के लिए रिट्रिक्स है ही, है ना, रिट्रिक्स है ही। जहां जहां पर ट्रिक्स लगेंगी, जहां जहां पर कहानियां होंगी, मेरी कहानियां, मेरी कथाएं, मेरे जोक्स, मेरी ट्रिक्स सारे के सारे आपके साथ हैं, जिससे आपको इस चैप्टर में भी एक नए तरह का फ्लेवर आएगा, जिसकी गारंटी मैं आपको दे सकता हूं 110%। ठीक है ना। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं, चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर की कहानी को शुरू करिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है ये एक ग्रीक शब्द से आया है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो वर्ड एटम है ना, एटम हम जानते हैं क्या होता है, एटम मैटर की सबसे छोटी यूनिट होता है, सबसे छोटी यूनिट होता है मैटर की, है ना। एटम से छोटा मैटर में कुछ भी नहीं होता, होता है ना। एटम से छोटा मैटर में कुछ भी नहीं होता, सब लोग जानते हैं। अब ये जो वर्ड एटम है ना, क्या हो रहा है, ये एक ग्रीक वर्ड से आया है अटोमियो, ये ग्रीक वर्ड से आया है अटोमियो। ठीक है ना। और अटोमियो का मतलब होता है इनडिविजिबल, जिसको तोड़ा ना जा सके, इनडिविजिबल जिसको तोड़ा ना जा सके। मतलब एटम के बारे में यह माना जाता था कि एटम के बारे में यह मानते थे कि एटम जो है वो एक ऐसा पार्टिकल है which cannot be further divided, which cannot be further divided, जिसको आप फर्दर तोड़ नहीं सकते, ऐसा एटम के बारे में मानते थे। ठीक है। तो एक ऐसा पार्टिकल है जिसको आप तोड़ नहीं सकते, फर्दर इसको तोड़ा नहीं जा सकता। बहुत सालों पहले इंडियन फिलोसोफर्स और ग्रीक फिलोसोफर्स ने एटम के बारे में बताया था। एक इंडियन साइंटिस्ट थे कणाद हूवर, जिसको कहते हैं कि कणाद ने सबसे पहले परमाणु का कॉन्सेप्ट दिया था। परमाणु वाज समथिंग लाइक एटम। उसके बाद एटम की कहानी पड़ गई ठंडी। कई साल पहले जो फिलोसोफर्स थे उनके पास एक थॉट था कि एटम जैसा कुछ होता होगा। हालांकि दे डिड नॉट कंडक्ट एनी एक्सपेरिमेंट्स टू सपोर्ट देयर थॉट, बट देयर वाज अ थॉट, मतलब देयर वाज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एटम। ठीक है ना। उसके बाद ये कहानी जो थी वो ठंडी पड़ गई। और ये कहानी कब तक ठंडी पड़ी रही? तब तक ठंडी पड़ी रही जब तक 1808 में जॉन डाल्टन नाम के एक लौंडे ने, यहां लौंडों की बारात है, बहुत सारे लौंडे हैं, क्योंकि डिस्कवरी है, डिस्कवरी करी किसने? साइंटिस्ट होते हैं लौंडे। तो यहां पर बहुत सारे लौंडों की बारात है। ठीक है ना। बहुत सारे लौंडों की बारात है। तो पहला जो लौंडा है जिसका सबसे पहला नाम है वो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन जो था एक ब्रिटिश स्कूल टीचर था, और मैंने तुम्हें पिछले लेक्चर में बताया था इसकी मरती हुई मां ने इसे कसम दी थी, इसकी मरती हुई मां ने इसे कसम दी थी कि 11वीं क्लास की केमिस्ट्री का कोई ऐसा चैप्टर नहीं होना चाहिए जिसमें तेरा नाम ना आए। तो जब तक जिएगा तब तक बच्चों को दुखी करने वाले काम करता रहेगा, ताकि तेरी वजह से तेरे आने वाली जनरेशन दुखी होती रहे। तो डाल्टन ने कहा मैं वादा करता हूं मां कि मैं ऐसे ऐसे काम करके जाऊंगा कि मेरे कामों की वजह से मेरे साथ वाले तो दुखी हैं ही सही, मेरे आने वाली जनरेशंस भी दुखी होती रहेंगी। इस बात का मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। तो 1808 में डाल्टन नाम के एक लौंडे ने एक थियरी प्रोवाइड की जिसे हम लोग डाल्टन्स एटॉमिक थियरी कहते हैं। डाल्टन्स एटॉमिक थियरी कहते हैं। ठीक है ना। यह थियरी 4 बातें बोलती है। क्या बोलती है? पहली बात इस थियरी ने बोली, हर एक एलिमेंट में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। छोटे 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 पार्टिकल्स होते हैं। उन छोटे 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 पार्टिकल्स को हम एटम्स कहते हैं। ठीक है। हर एक एलिमेंट में छोटे 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 एटम्स होते हैं। दूसरी बात डाल्टन ने बोली, एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं, एक एलिमेंट्स के जितने भी एटम होते हैं वो सारे के सारे सिमिलर होते हैं। सिमिलर का मतलब
मास सेम, रंग सेम, रूप सेम, आकार सेम, साइज सेम, एवरीथिंग सेम। जबकि अलग अलग एलिमेंट्स के एटम डिफरेंट होते हैं। जबकि अलग अलग एटम्स के जबकि अलग अलग एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट था डिफरेंट एटम्स जो होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स जो होते हैं वो कंबाइन करते हैं मॉलिक्यूल बनाने के लिए। डाल्टन के समय तक ये बात डाल्टन नहीं मानता था कि सिमिलर एलिमेंट के एटम्स भी कंबाइन कर सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन O2, हाइड्रोजन H2। ये बात डाल्टन नहीं मानता था। डाल्टन का कहना यह था केवल डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स ही कंबाइन करेंगे और मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। वो तो बाद में कुछ एक्सपेरिमेंट से साबित हुआ कि नहीं, सिमिलर एलिमेंट के एटम्स भी, एक ही एलिमेंट के एटम्स भी कंबाइन कर सकते हैं और मॉलिक्यूल बना सकते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट ये था एटम्स आर कंजर्व्ड, या एटम्स आर, ऐसे बोलो, रीअरेंज्ड in a chemical reaction to form product एटम्स जो होते हैं रिएक्टेंट के, वो केमिकल रिएक्शंस में केवल रीअरेंज होते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं, है ना। प्रोडक्ट बनाते हैं, एटम्स जो होते हैं वो प्रोडक्ट जब बनाते हैं तो दे गेट ओनली रीअरेंज, मतलब एटम जो होता है वो ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, केवल उसका रीअरेंजमेंट हो जाता है। केवल उसका क्या हो जाता है, रीअरेंजमेंट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर रिएक्शन देखें, H2 प्लस I2 gives 2HI। तो कोई एटम कहीं से गया नहीं, केवल उसने अपनी पोजीशन बदल ली। H के साथ था, I के साथ था। H ने H से ब्रेकअप कर लिया, I ने I से ब्रेकअप कर लिया। अब H और I एक दूसरे के साथ हैं, बस रीअरेंजमेंट हुआ है। ठीक है ना। तो शुरुआत में भी जितने एटम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन और आयोडीन के थे, बाद में भी उतने ही हैं। तो दैट मींस एटम्स आर कंजर्व्ड। ठीक है, अच्छा जी, ये थ्योरी जब आई, जिस समय थ्योरी आई, तो ये थ्योरी बहुत जबरदस्त रूप से पॉपुलर हो गई। ये थ्योरी जब आई तो ये थ्योरी बहुत जबरदस्त रूप से पॉपुलर हो गई। क्यों पॉपुलर हो गई? क्योंकि इस थ्योरी ने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस को जस्टिफाई करना शुरू कर दिया। जैसे अगर आप लास्ट वाला पॉइंट देखें, एटम्स आर रीअरेंज्ड इन अ केमिकल रिएक्शन टू फॉर्म प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स, जिसके एग्जांपल में मैंने बताया कि एटम्स आर कंजर्व्ड। तो सिंस एटम्स आर कंजर्व्ड तो देयर मास विल आल्सो बी कंजर्व्ड। सिंस एटम्स आर कंजर्व्ड तो देयर मास विल आल्सो बी कंजर्व्ड। तो जो लास्ट वाला पॉइंट है बेसिकली किसे जस्टिफाई कर रहा है? लास्ट वाला जो पॉइंट है वो किसे जस्टिफाई कर रहा है? मास कंजर्वेशन को। लास्ट वाला जो पॉइंट है ये मास कंजर्वेशन को जस्टिफाई कर रहा है। ऐसे ही एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। इसमें एक और बात थी, इन अ फिक्स रेशो, कि जब भी कोई मॉलिक्यूल बनेगा, जब भी कोई कंपाउंड बनेगा, तो एटम्स का कॉम्बिनेशन फिक्स्ड रेशो में होगा। एटम्स का जो कॉम्बिनेशन है वो फिक्स्ड रेशो में होगा, मतलब 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का मिलकर ही वाटर बनाएंगे। इसी का नाम तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस था। कल के लेक्चर में इसी का नाम तो कांस्टेंट प्रोपोर्शंस था, है ना। कल के लेक्चर में इसी का नाम तो कांस्टेंट प्रोपोर्शंस था। तो जिस तरह से आपके सामने मैंने मास कंजर्वेशन और कांस्टेंट प्रोपोर्शन को जस्टिफाई कर दिया, डाल्टन की इस थ्योरी ने डिफरेंट लॉज को जस्टिफाई करना शुरू कर दिया।
लोगों को समझ में आ गया ये सही है, लोगों को समझ में आ गया कि ये सही है। उसी दौरान रेडियो एक्टिविटी की खोज हुई, उसी दौरान हेनरी बैकरेल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज कर ली, और रेडियो एक्टिविटी की खोज होते ही क्या हुआ, रेडियो एक्टिविटी की खोज होते ही क्या हुआ, मास कंजर्वेशन फेल हुआ। तो लोगों ने डाल्टन से पूछा मास कंजर्वेशन फेल क्यों हुआ, लोगों ने डाल्टन से पूछा मास कंजर्वेशन फेल हो गया रेडियो एक्टिविटी की वजह से, क्यों हुआ। डाल्टन ने बोला मुझे क्या पता, वो क्या तो हो गया। जैसे ही रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी हुई तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन फॉलो नहीं होना शुरू हुआ। तो इससे लोगों को समझ में आ गया, कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट हुए जिनसे लोगों को समझ में आ गया कि एटम इज नॉट इनडिविजिबल, एटम इज नॉट इनडिविजिबल, एटम इज नॉट इनडिविजिबल। ठीक है, आइसोटोप्स की डिस्कवरी होते ही, कल मैंने आपको बताया था कांस्टेंट प्रोपोर्शन डज नॉट वर्क ऑन आइसोटोप्स, बताया था कल के लेक्चर में ही हमने डिस्कस किया था दैट कांस्टेंट प्रोपोर्शन डज नॉट वर्क ऑन आइसोटोप्स। तो सिंस कांस्टेंट प्रोपोर्शन डज नॉट वर्क ऑन आइसोटोप्स, तो आइसोटोप के आते ही क्या हुआ, आइसोटोप के आते ही जैसे आइसोटोप आए कांस्टेंट प्रोपोर्शन में फट गए उस तोप के गोले से, तो डाल्टन की थ्योरी पर एक और झटका पड़ा, डाल्टन की थ्योरी पर एक और झटका पड़ा। ठीक है, तो इससे साबित ये हो गया, जब ये दो घटनाएं घटी तो लोगों को समझ में आ गया कि ऐसा है कि डाल्टन की जो कहानी है वो अच्छी तो है लेकिन पूरी नहीं है, क्योंकि डाल्टन ने ये माना था कि एटम कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, नाम ही एटम इसलिए पड़ा था कि बिकॉज इट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। लेकिन ऐसा साबित हो गया, कि भैया ऐसा है कि एटम को डिवाइड किया जा सकता है। और इस डायरेक्शन में सबसे पहला कदम उठाया था, इस डायरेक्शन में उठाया था माइकल फैराडे। माइकल फैराडे, फादर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। माइकल फैराडे ने 1830 में एक एक्सपेरिमेंट किया। माइकल फैराडे ने 1830 में एक प्रोसेस किया, जो प्रोसेस आप लोग 12वीं क्लास में पढ़ेंगे। इस प्रोसेस का नाम होता है इलेक्ट्रोलिसिस। ये 1830 में किया गया। इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, इस एक्सपेरिमेंट में ये होता है कि अगर आप दो मेटल की रॉड्स लगा लें, दो मेटल की क्या लगा लें, रॉड्स लगा लें, और इसके बीच में आप किसी आयनिक कंपाउंड को पिघला के रख दें, मॉल्टन स्टेट में रख दें आप आयनिक कंपाउंड, जैसे आपने NaCl को रख दिया तो Na प्लस और Cl माइनस, मॉल्टन स्टेट में आयंस जो होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, तो अलग अलग हो जाएंगे। इस तरह से आपने रख दिया। और इलेक्ट्रिसिटी अगर आप इसमें फ्लो करें तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने पर क्या देखा गया, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने पर यह पता लगा कि Na प्लस से Na बन जाता है, Na प्लस से Na बन जाता है, और Cl माइनस से क्लोरीन का मॉलिक्यूल बन जाता है। ठीक है, Na प्लस से Na बन जाता है, Cl माइनस से क्लोरीन का मॉलिक्यूल बन जाता है, ऐसा देखा गया। और इस घटना के घटने के लिए कोई ना कोई ऐसी चीज है, कोई ना कोई ऐसा चार्ज है जो बाहर निकल रहा है, जो जहां सोडियम से निकल रहा है और क्लोरीन के पास पहुंच रहा है, सॉरी क्लोरीन से निकल रहा है और सोडियम के पास पहुंच रहा है। कोई ना कोई ऐसा चार्ज है जो इनके आयनों में से निकल के आया बाहर, और वो सोडियम को मिला, कहां से मिला, क्लोरीन ने दिया। तो यानी इसके एटम में से कोई ना कोई चीज बाहर निकली, इसके एटम में से कोई ना कोई चीज बाहर निकली, और इसके एटम ने वो चीज पकड़ ली। इसके आयन में से कोई एक आइटम बाहर निकला, इसके आयन ने वो आइटम कैच कर लिया। इसका मतलब एटम के अंदर कुछ और है जो बाहर निकल सकता है और एक्सेप्ट भी किया जा सकता है। तो फैराडे ने ये शक का बीज लोगों के दिमाग में डाल दिया इस प्रोसेस से कि भैया ऐसा है कि एटम के अंदर कोई एक ऐसी चार्ज स्पीसीज है, कोई एक ऐसी कैसी स्पीसीज, चार्ज स्पीसीज है,
चार्ज स्पीसीज है जो कि बाहर भी निकल सकती है और एक्सेप्ट भी की जा सकती है। तो इसका मतलब एटम जो है वो इनडिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने भाई साहब इस बात को सीरियसली ले लिया, फैराडे क्योंकि बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, फैराडे की बात को सीरियसली ले लिया और लोगों ने सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डिस्कवर करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डिस्कवर करना स्टार्ट कर दिया और सब एटॉमिक पार्टिकल्स को जब डिस्कवर करना स्टार्ट किया तो सबसे पहले जो डिस्कवरी हुई वो हुई इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जिस इंस्ट्रूमेंट में की गई, उस इंस्ट्रूमेंट को बनाने वाले लौंडे का नाम था विलियम क्रुक्स। विलियम क्रुक्स नामक लौंडे ने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था। इस इंस्ट्रूमेंट को डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्चार्ज ट्यूब। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है डिस्चार्ज ट्यूब, जो आपकी आंखों के सामने ड्रॉ किया हुआ है। इसे बच्चों डिस्चार्ज ट्यूब कहा जाता है, ठीक है ना। अब कहानी को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अब कहानी को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। डिस्चार्ज ट्यूब में क्या होता है? डिस्चार्ज ट्यूब में कांच की एक ट्यूब होती है, कांच की एक ट्यूब होती है। डिस्चार्ज ट्यूब का एक बदला हुआ, एक बिगड़ा हुआ ये रूप है बल्ब। जो घरों पर बल्ब लगा होता है ना, वो एक प्रकार की डिस्चार्ज ट्यूब होती है। तो आप डिस्चार्ज ट्यूब को बल्ब से रिलेट कर सकते हैं समहाउ। डिस्चार्ज ट्यूब में क्या होता है? डिस्चार्ज ट्यूब में देयर इज अ कैथोड एंड देयर इज एन एनोड। देयर इज अ कैथोड एंड देयर इज एन एनोड, ठीक है। जो नेगेटिव प्लेट है बैटरी के नेगेटिव एंड से लगी है, इसे कैथोड बोला गया, और जो पॉजिटिव एंड से लगी गई है उसे एनोड बोला गया। डन है, ठीक है ना। तो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर पिक्चर कुछ ऐसी है। अब इसके अंदर भरी हुई है गैस। क्या भरी हुई है? गैस। और गैस को हमने कनेक्ट किया हुआ है वैक्यूम पंप से। एरो की डायरेक्शन उल्टी जाएगी, वैक्यूम पंप से। वैक्यूम पंप से क्यों कनेक्ट किया हुआ है? क्योंकि हमें गैस का प्रेशर बहुत कम चाहिए। गैस का प्रेशर क्यों बहुत कम चाहिए हमें? क्योंकि गैस का प्रेशर इसलिए कम चाहिए बिकॉज गैसेज आर नॉट वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गैसेज डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो गैस अगर हाई प्रेशर पे ले लेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने ही नहीं देगी। इसलिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए लो प्रेशर, लो प्रेशर, ठीक है। दूसरा हमें इस ट्यूब में चाहिए, एक मिनट रुकिए, कलर चेंज कर देते हैं, थोड़ा कम दिख रहा है। तो एक तो हमें इसके अंदर चाहिए लो प्रेशर। लो प्रेशर क्यों चाहिए? क्योंकि गैसेस जो होती हैं वो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर चार्ज के कंडक्शन में इंटरफेरेंस पैदा ना करें, ठीक है। दूसरा हमें चाहिए हाई वोल्टेज, 10,000 वोल्ट के आसपास का वोल्टेज चाहिए। 10,000 वोल्ट का क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बहुत इजीली कंडक्ट नहीं होने वाली है। गैसेज आर नॉट इंसुलेट, गैसेज आर नॉट कंडक्टिंग मीडियम। अगर ये मीडियम कंडक्ट होता तो मीडियम कंडक्टर होता तो गैस के फ्लो को सपोर्ट करता, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को सपोर्ट करता। अगर ये मेटल का तार होता यहां बीच में तो वो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को सपोर्ट करता, कम वोल्टेज पे भी काम हो जाता। लेकिन 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 क्या हुआ? लेकिन क्योंकि गैस है इसलिए, गैस है इसलिए ऐसा, ठीक है। एनोड जो था, इस एनोड में किए गए थे छोटे 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 छेद, परफोरेशंस। तो एनोड जो था ये था परफोरेटेड, ठीक है ना। एनोड जो था ये था परफोरेटेड, और जो एनोड था इसके पीछे गई थी जिंक सल्फाइड की कोटिंग। जिंक सल्फाइड जो होता है बच्चों, वो एक फॉस्फोरेसेंट सब्सटेंस होता है। फॉस्फोरेसेंट सब्सटेंस होता है। दो चीजें होती है, एक होता है फ्लोरोसेंट और एक होता है फॉस्फोरेसेंट। फ्लोरोसेंट क्या होता है? फ्लोरोसेंट क्या होता है? फ्लोरोसेंट होता है जिस पर अगर कोई चीज फेंक के मारो तो वो चमक पैदा करता है उसका सरफेस। फ्लोरोसेंट सब्सटेंस है जो उस पर अगर कोई चीज फेंक के मारो तो वो चमक पैदा करता है। इस टेक्नोलॉजी का यूज कहां करते हैं हम लोग? घरों में। ट्यूबलाइट, सीएफएल, सीएफएल की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट। तो सीएफएल में और ट्यूबलाइट में जो ग्लास यूज होता है ना, वो कोटेड होता है अंदर से, वो कोटेड होता है अंदर से, फ्लोरोसेंट सब्सटेंस की कोटिंग होती है उसके ऊपर। जब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, वो जब इस पर टक्कर मारते हैं तो वो चमक पैदा करती है लाइट।
फ्लोरोसेंट और फॉस्फोरेसेंट में केवल और केवल एक डिफरेंस होता है, फ्लोरोसेंट में टक्कर लग रही है, चमक पैदा हो रही है, टक्कर रुकी चमक गई। स्विच ऑन है, बत्ती चल रही है, लाइट आ रही है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, स्विच ऑन है, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, फ्लोरोसेंस है, चमक आ रही है। स्विच बंद किया, इलेक्ट्रिसिटी गई, पावर गई, इलेक्ट्रॉन्स गए, कहानी खत्म, चमक खत्म। फॉस्फोरेसेंट सब्सटेंस में क्या होता है, अगर इनकमिंग सब्सटेंस का आना रुक जाए, इनकमिंग पार्टिकल का आना रुक जाए, तो भी थोड़ी देर तक चमक बनी रहती है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि चमक जो है वो तुरंत ही रुक जाएगी, चमक जो है वो तुरंत ही रुक जाएगी। ठीक है, तो विलियम क्रुक्स नाम के लौंडे ने डिस्चार्ज ट्यूब बनाई थी, जिस डिस्चार्ज ट्यूब में एक्सपेरिमेंट किया गया था, डिस्चार्ज ट्यूब में इसको एक्सपेरिमेंट किया गया था, ये एक्सपेरिमेंट डिस्चार्ज ट्यूब में किया गया है ना। और इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता लगा, इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता लगा, इस एक्सपेरिमेंट से ये पता लगाया कि जब ये सेटअप लगाया गया और इसे अंधेरे कमरे में रखा गया, जब ये सेटअप लगाया गया और इसे अंधेरे कमरे में रखा गया, तो लोगों को ये पता लगा कि कैथोड से निकल के एनोड की तरफ कुछ रेज जा रही हैं, कैथोड से निकल के एनोड की तरफ कुछ रेज जा रही हैं। इन्हें कैसे पता लगा कि एनोड की तरफ ही रेज जा रही हैं? क्योंकि यहां पर जो ZnS की कोटिंग थी ना, जब इन रेज ने से हिट किया तो यहां पर चमक पैदा होगी, इस यहां पर कोटिंग पर चमक पैदा होगी, ये चमकने लगी कोटिंग, तो अंधेरे कमरे में चमक दिखने लगी, चमक से पता लग गया अरे वाह यहां तो कुछ हो रहा है, यहां तो कुछ हो रहा है, समथिंग इज हैपनिंग है। ठीक है, क्योंकि इन रेज का जन्म कैथोड से हुआ था, क्योंकि इन रेज का जन्म कैथोड से हुआ था, इसलिए इन रेज को नाम दिया गया कैथोड रेज, कैथोड रेज। ठीक है ना, इन रेज को नाम दिया गया कैथोड रेज। ठीक है, अब इन कैथोड रेज की प्रॉपर्टी की लोगों ने करनी शुरू करी स्टडी, इनकी स्टडी करनी लोगों ने क्या करी, शुरू करी, कैथोड रेज को लोगों ने शुरू किया करना स्टडी। ठीक, तो स्टडी करने पर क्या मिला, प्रॉपर्टी की स्टडी से क्या मिला वो देखते हैं। स्टडी ऑफ कैथोड रेज, व्हाट डिड वी गेट बाय दैट। कैथोड रेज जो होती है स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, कैथोड रेज जो होती है स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। क्यों स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, कैसे पता लगा, जितनी रेज यहां से निकली उन सब ने यहां पर चमक फेंक के मारी, इसका मतलब सारी की सारी रेज यहां तक पहुंच रही है। ऐसा नहीं कि कैथोड रेज नाच नाच कुछ यहां गिर रही है कुछ यहां गिर रही है। क्या किया गया इन लोगों ने, क्या किया, ZnS की कोटिंग हर जगह लगा दी, पाथ को जज करने के लिए ZnS की कोटिंग ऊपर भी लगा दी, नीचे भी लगा दी, हर तरफ ZnS लगा दिया, हर तरफ क्या लगा दिया, ZnS लगा दिया। तो देखा कि चमक केवल सामने ही मिली। आप ZnS हर जगह लगा दो लेकिन चमक सामने ही मिली, इसका मतलब इन्होंने केवल सामने वाले पे टक्कर मारी, और अगर इन्होंने केवल सामने वाले पे टक्कर मारी मतलब ये स्ट्रेट लाइन में चल रही है, नाच नहीं रही है, तो ये स्ट्रेट लाइन में चलती है। जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे चमक पैदा करती हैं। अच्छा, तुम सड़क पर जा रहे हो, अचानक से हवा चलने लगे, तुम सड़क पर जा रहे हो अचानक से हवा चलने लगे, तो हवा तुम्हारे बालों को उड़ाती है। सड़क पे जा रहे हो, बाल उड़ने लगे, तो बाल उड़ने लगे मतलब हवा चल रही है, और हवा तुम्हारे बालों को उड़ाती है। और हवा तुम्हारे बालों को इसलिए उड़ाती है क्योंकि हवा के अंदर गैस के पार्टिकल्स हैं और गैस मैटर है। लेकिन तुम सड़क पे जा रहे हो, सड़क पे जा रहे हो, तुम पर सूरज की रोशनी पड़ रही है, लेकिन उस सूरज की रोशनी से तुम्हारे बाल तो नहीं उड़ रहे, क्योंकि सूरज की रोशनी में मैटर तो है ही नहीं, वो तो प्योर एनर्जी है। सूरज की रोशनी तो प्योर एनर्जी है, हाँ कि ना, है ना प्योर एनर्जी बच्चों। कैथोड रे के रास्ते में देखा गया कि अगर आप कैथोड रे के रास्ते में पंखा रख दो, एक छोटा सा कागज का पंखा बनाया ऐसे, और वो यहां रास्ते में रख दिया, यहां रास्ते में रख दिया, ठीक है। और जब कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया गया, देखा गया ये पंखा घूमा, ये पंखा घूमा, ठीक है, ये पंखा घूमा, इसका मतलब कैथोड रेज आर नॉट प्योर एनर्जी, कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, कैथोड रे आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है ना। कैथोड रे जो होते हैं वो कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, और अगर पार्टिकल्स हैं तो इनका कुछ ना कुछ मास भी हो,
तो ये पता लग गया स्टडी से कि कैथोड रेज जो होती है पार्टिकल्स की बनी हुई होती है। ठीक है, अगली बात जो पता लगी वो ये पता लगी कि इन रेज पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का फर्क पड़ता है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का फर्क पड़ता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रख दोगे, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दोगे तो ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ जाके भागेंगी। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दोगे तो दे विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। ठीक है ना भाई, आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया, ये कैथोड रे जा रही है, ये कैथोड रे जा रही है। आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया, यहां पर पॉजिटिव चार्ज की प्लेट लगी है, यहां पर नेगेटिव चार्ज की प्लेट लगी है। तो ये डिफ्लेक्ट होके इधर की तरफ भागने लगेंगी। दैट मीन्स इनके ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। दैट मीन्स इनके ऊपर कौन सा चार्ज है? दे आर कैरिंग नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना, मतलब जिस पार्टिकल से मिलके ये बनी है वो पार्टिकल कौन सा चार्ज कैरी करता है? नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। जिस पार्टिकल की ये रेस बनी हुई है, जिस पार्टिकल की ये रेस बनी हुई है वो पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, इसके बाद आती है नेक्स्ट चीज, इलेक्ट्रॉन का। अभी डिस्कवरी में जो अगला कदम था, अगला जो स्टेप था, वो अगला स्टेप था बेटा E/m। E/m टू फाइंड E/m ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप सभी लोगों ने 10वीं क्लास में ये पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था किसने? इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट जे थॉमसन को क्यों मिलता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एक बहुत क्रूशियल प्रॉपर्टी को डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने, जिसे हम E/m कहते हैं। E/m होता है इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज, चार्ज अपॉन मास, चार्ज अपॉन, ठीक है, चार्ज अपॉन मास। इसे डिस्कवर किया, इसको डिस्कवर किया था किसने? जे थॉमसन ने। कैसे डिस्कवर किया था? देयर इज एन इंस्ट्रूमेंट, देयर इज एन इंस्ट्रूमेंट like this। ऐसा, ऐसा। इस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं कैथोड रे ट्यूब। इसके बारे में आप लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे 12वीं क्लास में बहुत डिटेल में, इसके बारे में आपको वहां पढ़ाया जाए। ये कैथोड रे ट्यूब टीवीज में पाई जाती थी, अब तो आजकल एलईडी स्क्रीन लगे होते हैं, ऑब्सोलीट हो गई है। एनसीईआरटी में हालांकि अभी भी ये पाई जा रही है। एनसीईआरटी में अभी भी लिखा है दिस ट्यूब इज फाउंड इन टेलीविजन्स। ठीक है, तो दिस इज फाउंड इन टेलीविजन्स। इस ट्यूब का नाम होता है बच्चों कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे। तो इस कैथोड रे ट्यूब के आधार पर इन्होंने E/m फाइंड किया। किसका? इलेक्ट्रॉन का। कैसे भाई? यहां पर कैथोड था, मतलब यहां पर क्या था? यहां पर कैथोड था। इस कैथोड से ही कैथोड रेज निकलेंगी। मैं एक सिंपल सिंबॉलिक डायग्राम बना रहा हूं, डिटेल डायग्राम इसका एनसीईआरटी में बना हुआ है, वहां से देख लीजिएगा। हालांकि डायग्राम ना तो आपको स्कूल के पेपर में बनाने को आ सकता है, नीट में ना तो बनाने को आ रहा है, केवल आपको प्रोसेस पता होना चाहिए क्या है। ठीक है ना। और ये स्क्रीन है, इस पर ZNS की कोटिंग है, तो इसका मतलब ये यहां पर ग्लो करेगी। ठीक है ना, ZNS की कोटिंग है, यहां पर ये ग्लो करेगी। ठीक है, इसके बाद क्या किया गया है? इसके अंदर इन्होंने यहां से कैथोड रे निकली,
कैथोड से कैथोड रे निकली, सीधी लाइन में चलती हुई गई और सीधी लाइन में चल के इस कैथोड रे ने इस स्क्रीन पर पॉइंट ए के ऊपर इंपैक्ट किया, ठीक है, पॉइंट ए के ऊपर इसने इंपैक्ट किया। क्लियर है? फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया इस जगह पे। ये नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें बताया था कि ये प्लेट पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है कैथोड रेज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन कर दिया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर दिया, ऑन कर दिया। जैसे ही मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन करूंगा तो क्या होगा, ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी एंड दे विल स्ट्राइक द प्लेट एट अ पॉइंट नेम्ड बी। डिफ्लेक्ट हो जाएगी, दे विल स्ट्राइक द प्लेट एट अ पॉइंट नेम्ड बी, यहां पर कहीं वो कहीं, ठीक है। अब हमें पता है इन पर मैग्नेटिक फील्ड का भी फर्क पड़ता है, तो हमने क्या किया, हमने एक मैग्नेट लगा दी। व्हाट डिड वी डू, हमने एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दिया। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट किया हमने एक मैग्नेट लगा दी इसके अक्रॉस, नॉर्थ पोल, इस तरह से मैग्नेट लगा दी। मैंने कहा ये डायग्राम एक सिंबॉलिक डायग्राम है, एक्चुअल डायग्राम नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड बंद किया, मैग्नेटिक फील्ड लगाया, मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट करके यहां ढकेल दिया पॉइंट सी पर, ठीक है, पॉइंट सी पर। अपेरेंटली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट डिपेंड्स ऑन द चार्ज ऑफ द पार्टिकल। इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द चार्ज ऑफ द पार्टिकल, ये आप सीखेंगे 12वीं क्लास में। एंड मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, मास ऑफ द पार्टिकल, ओके। इसके बाद इन्होंने क्या किया, थॉमसन ने इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑन किया और मैग्नेटिक फील्ड भी ऑन किया। अब जो कैथोड रे आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड उसे इधर ले जाना चाहेगा, मैग्नेटिक फील्ड से इधर ले जाना चाहेगा। अगर मैं इन दोनों की वैल्यूज को बैलेंस करूं, इन दोनों की वैल्यूज को बैलेंस करूं, समहाउ इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस करूं, तो बैलेंस करके मैं समहाउ इनको एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दूंगा जहां पर ये दोबारा से ए पॉइंट पर लौट आएगा। आई विल क्रिएट अ सिचुएशन जहां पर ये दोबारा से ए पॉइंट पर आ गया। मैंने नहीं क्रिएट की थी, थॉमसन ने क्रिएट की। तो इसका मतलब ये जो क्या था, फोर्सेस थे बैलेंस हो गए, ये जो फोर्सेस थे ये बैलेंस हो गए। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड था और जो मैग्नेटिक फील्ड था उसके फोर्सेस बैलेंस हो गए, और इस बैलेंस ऑफ फोर्सेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फोर्स था और जो मैग्नेटिक फोर्स था वो बैलेंस हो गए, और इन इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स के बैलेंस की वजह से जो E/m निकल के आया, कुछ कैलकुलेशन रही होगी, 7.8 10⁻11 कूलम पर केजी निकल के आया, कूलम पर केजी निकल के आया, इतना निकल के आया, ठीक है। सर सवाल यह है कि E/m निकाल के थॉमसन ने ऐसी कौन सी तोप मार ली, E/m निकाल के थॉमसन ने ऐसी कौन सी तोप मार दी, E/m की वैल्यू निकाल के थॉमसन ने ऐसी कौन सी तोप मारी जिसके लिए हम थॉमसन को इतना मानने लगे कि थॉमसन को क्रेडिट मिल गया। थॉमसन ने क्या किया, केवल E/m ही नहीं निकाला, थॉमसन ने डिस्चार्ज ट्यूब का जो एक्सपेरिमेंट था ये बार बार कंडक्ट किया। जो डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट था थॉमसन ने उसे बार बार कंडक्ट किया, और ये पाया कि E/m ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो भी कैथोड रे का पार्टिकल था इलेक्ट्रॉन, अभी हम उसे इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं, अभी तक हालांकि नामकरण नहीं हुआ इलेक्ट्रॉन का। E/m ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस and material of cathode taken in discharge, ठीक है। जितनी भी मेटल्स उस समय तक नोन थी उन सबके कैथोड बना के भाई ने देख लिए, जितने मटेरियल नोन थे, जितनी गैसेस नोन थी, गैसेस भर के देख ली, उसे ये पता लगा कि इलेक्ट्रॉन का E/m डिपेंड कर ही नहीं रहा है,
चाहे कोई सा भी मेटल ले लो, चाहे कोई सा भी वो ले लो, इलेक्ट्रॉन का ई बाई एम डिपेंड कर ही नहीं रहा है। इसका मतलब इससे इसने एक चीज निकाली, इससे जो इसने एक निष्कर्ष निकाला वो निकाला, इलेक्ट्रॉन इज फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर। इलेक्ट्रॉन इज फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर। एक बहुत पुरानी फिल्म है क्रांतिवीर, उसमें एक सीन है, वो आपने नाना पाटेकर की मिमिक्री सुनी होगी, ये हिंदू का खून, ये मुसलमान का खून, बता हिंदू का कौन सा, मुसलमान का कौन सा। तो थॉमसन ने भी अपने एक्सपेरिमेंट से यही बताया कि जितने भी मैटर के अंदर जितने भी फॉर्म में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उन सबका इलेक्ट्रॉन एक जैसा होता है। तो ये, तो अगर वो थॉमसन जो है वो नाना पाटेकर होता तो वो क्या कहता, थॉमसन अगर नाना पाटेकर होता तो वो क्या कहता, थॉमसन कहता ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये सोडियम का इलेक्ट्रॉन, बता कौन सा ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, कौन सा सोडियम का। नहीं बता सकते। मैटर की जितनी भी फॉर्म है, जो भी एलिमेंट आपको नेचर में मिल रहे हैं, किसी का भी इलेक्ट्रॉन निकाल कर देख लो वो सेम होगा, वो सेम होगा। क्लियर, वो सेम होगा। क्लियर है मेरी बात? चलिए, बाद में इसके ऊपर और डिस्कवरी हुई। तो इसका जो चार्ज निकाला गया वो चार्ज निकाला गया -1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिग्री सेंटीग्रेड। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिग्री सेंटीग्रेड चार्ज निकालने वाले लौंडे का नाम था मिलिकन, RA मिलिकन। एनसीईआरटी में ग्रीन बॉक्स दिया हुआ है, मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड, सिलेबस में नहीं है आपके, उससे इसने चार्ज निकाला था मिलिकन ने। मास कैलकुलेट किया गया 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम्स। जो अब एएमयू में चेंज करोगे, एएमयू में कैसे चेंज करोगे, 1 एएमयू बराबर कितना आया था, पिछले लेक्चर में सीखा था ना, पिछले चैप्टर में 1 एएमयू बराबर आया था 1.67 10⁻⁻24 ग्राम ना। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आता है वो आता है 1/1836 एएमयू, 1/1836 एएमयू। भाई एक एएमयू प्रोटॉन के मास को तो कहते हैं, इसका जो मास होता है प्रोटॉन के मास का इतना होता है, यानी एक एएमयू का 1836वां हिस्सा होता है। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? ओके। तो लोगों को पता लगा कैथोड रे में, तो अब तक हमें क्या पता लग गया, अब तक हमें पता लग गया लोगों ने डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट किया, पाया कि कैथोड रे निकलती है, कैथोड रे निकलती है, उसकी प्रॉपर्टीज की स्टडी करी, प्रॉपर्टीज स्टडी करी, पता चला नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से बनी है। इनफैक्ट सबसे पहले उंगल करी फैराडे ने, उसने कहा एक ऐसा चार्ज पार्टिकल है जो निकलता है कहीं से, मैटर में से निकल सकता है, बाहर आ सकता है। फिर कैथोड रे की प्रॉपर्टी की स्टडी हुई, कैथोड रे का पता लगा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बनी है। थॉमसन नाम के लौंडे ने इस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का E/m निकाला और यह बताया कि इसका E/m क्या है, इसका E/m किसी भी गैस पर, किसी भी मटेरियल ऑफ कैथोड पर, मतलब मैं यहां पर कोई से भी चीज, कोई सी भी मेटल का कैथोड ले लूं, कोई सी भी गैस भर लूं, E/m बार बार सेम निकल के आ रहा है, E/m बार बार सेम निकल के आ रहा है। ठीक है ना, सेम निकल के आ रहा है। ओके, इसका मतलब सारे मैटर का इलेक्ट्रॉन एक जैसा होता है। इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर का कोई भी फॉर्म हो, कोई भी रूप हो, कोई भी एलिमेंट हो, उसका इलेक्ट्रॉन सेम ही होगा, सिमिलर टाइप का ही होगा। ठीक है मेरी बात? बिल्कुल ठीक है सर। और इतनी कहानी के बाद स्टोनी नाम का एक लौंडा था, स्टोनी ने इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। इलेक्ट्रॉन का ओरिजिनल नेम इलेक्ट्रोलियन था, इलेक्ट्रोलियन। बाद में लॉरेंट्स नाम का एक लौंडा था जिसने 1906 में, लेकिन लॉरेंट्स तक तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लेवल पर जो क्रेडिट मिलता है वो स्टोनी को मिलता है। तो अगर कोई तुमसे पूछेगा इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किसने किया, तुम बोलोगे सर थॉमसन ने। किस इंस्ट्रूमेंट में हुआ? डिस्चार्ज ट्यूब में। वो किसने बनाई थी? विलियम क्रुक्स ने। और इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया? सर स्टोनी ने। ठीक है, किसने दिया? स्टोनी ने। डन है मेरी बात? हाँ जी। हमें ये कैसे पता लगा कि इलेक्ट्रॉन, ये बार सारी बातें सही है सर, लेकिन ये कैसे पता लगा कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर रहता है, इलेक्ट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल है, कैसे पता लगा? ये बेटे ऐसे पता लगा कि एक एमयू क्या है,
हाइड्रोजन के एटम का मास, और हाइड्रोजन के एटम का मास क्या होता है? एक प्रोटॉन के मास के बराबर। प्रोटॉन का मास 1 mu होता है, यानी प्रोटॉन का मास अगर 1 mu है तो हाइड्रोजन का जो मास है, ये हाइड्रोजन का जो मास है और इलेक्ट्रॉन का जो मास है उसका 1/1836 है। मतलब ये प्रोटॉन से भी हल्का पार्टिकल है, एटम से हल्का पार्टिकल है, एटम से हल्का पार्टिकल है, और कैथोड में से बाहर निकला है। इसका मतलब एटम से हल्का पार्टिकल है और एटम से बाहर निकला है, तो आया कहां से होगा? एटम के अंदर से ही तो आया होगा। एटम से हल्का पार्टिकल है तो कहां से आया होगा? एटम के अंदर से ही आया होगा। ठीक है। साइंस के डेवलपमेंट में तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। इलेक्ट्रॉन वाज द फर्स्ट पार्टिकल टू बी डिस्कवर्ड। ठीक है। साइंस के डेवलपमेंट में इंसान के कॉमन सेंस का बहुत बड़ा रोल रहा है। इंसान का जो कॉमन सेंस है ना, दैट हैज बीन अ ड्राइविंग फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ साइंस। व्हाई? व्हाई? चार्ज के साथ हमारा जो पहला ब्रश था, इंसानों का जो पहला ब्रश था वो क्या था? चार्ज के साथ इंसानों का जो पहला एक्सपीरियंस था वो कब आया? वो कब आया? आप लोगों का भी चार्ज के साथ जो पहला एक्सपीरियंस था वो कब आया? जब आप लोगों ने बचपन में स्कूल की क्लास में बैठ के वो स्केल घिसा होगा नटराज वाला अपने बालों में और फिर कागज के टुकड़े स्केल पे चिपकाए होंगे। वो चार्ज का पहला एक्सपीरियंस था। वो चार्ज का पहला एक्सपीरियंस था कि चार्ज होता है, मैटर के अंदर चार्ज होता है। ठीक है। मैटर के अंदर चार्ज होता है और हमें पता लग गया कि मैटर के अंदर इलेक्ट्रॉन नाम का एक चार्ज होता है, वो हमने चेक कर लिया कि हाँ होता है। लेकिन बाय द कॉमन सेंस हमें यह भी पता है, बाय द कॉमन सेंस हमें यह भी पता है कि जो एटम होता है वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। एटम जो होता है वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। क्योंकि अगर एटम न्यूट्रल नहीं होता, अगर एटम न्यूट्रल नहीं होता, अगर एटम न्यूट्रल नहीं होता, एटम चार्ज्ड होता तो क्या होता? अगर एटम चार्ज होता भाई साहब, तो जहां कहीं भी फील्ड होता, मान लो हम एटम से बने, हमारे अंदर सारे एटम चार्ज हैं, हम किसी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट के पास गए, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड खिंच गए, उसमें प्रेस ने चिपका लिया, हमें चिपक गए प्रेस में जाके, प्रेस ने चिपका लिए, चिपक गए प्रेस में जाके। कपड़ा प्रेस करने का तो खुद चिपक गए। नहीं, तो एटम्स चार्ज नहीं होते, एटम्स न्यूट्रल होते हैं। तो क्योंकि अगर एटम्स न्यूट्रल होते हैं तो भाई साहब ऐसा है कि अगर एटम्स न्यूट्रल हैं तो लोगों ने कहा कि अगर नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है एटम में तो कहीं ना कहीं एटम में पॉजिटिव चार्ज भी होता होगा, पॉजिटिव चार्ज भी होता होगा। ठीक है। तो इसको नाम दिया गया एनोड रे एक्सपेरिमेंट या फिर कैनाल रे एक्सपेरिमेंट। एनोड रे एक्सपेरिमेंट और कैनाल रे एक्सपेरिमेंट। और इस एक्सपेरिमेंट करने वाले लौंडे का नाम था गोल्डस्टीन या गोल्डस्टाइन। गोल्डस्टाइन नाम के लौंडे ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे हम एनोड रे एक्सपेरिमेंट या कैनाल रे एक्सपेरिमेंट कहते हैं। क्या था इस एक्सपेरिमेंट में? वही सेम सेटअप, डिस्चार्ज ट्यूब वाला सब कुछ, वही सारी कहानी वही। इस बार उसने कहा कि इस बार हम परफोरेशन करेंगे, ZNS की कोटिंग करेंगे कैथोड के पीछे। इस बार हम परफोरेशन करेंगे कैथोड के पीछे। ये ऐसे, ये लीजिए। तो बेटा कैथोड के पीछे क्या लगा दी गई है? सत्यानाश लगा दिया गया, सत्यानाश इसका। तो अगर एनोड से कुछ जाएगा कैथोड की तरफ, एनोड से अगर कैथोड की तरफ कुछ जाएगा तो क्या करेगा? एनोड से अगर कैथोड की तरफ कुछ जाएगा तो वो चमक पैदा करेगा। तो एनोड से जब कैथोड की तरफ कुछ जाएगा तो वो चमक पैदा करेगा। एक्सपेरिमेंट किया गया, कैथोड के पीछे चमक मिली, तो लोगों को पता लगा ये जो रेज है ये ऐसी रेज ऐसी हैं कि इधर की तरफ भी रेज मिल रही हैं। इन रेज को नाम दिया गया एनोड रेज। These rays were named as anode rays. Anode rays और कैनाल रेज, इनको नाम दिया गया एनोड रेज और कैनाल रेज। ठीक है ना?
इन रेज का नाम दिया गया एनोड रेज और कैनाल रेज। इनको बोला गया एनोड से निकलती है, कैनाल रेज या एनोड रेज इनका नाम दिया। ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज, दे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। वही सेम एक्सपेरिमेंट, ZnS की कोटिंग पूरी ट्यूब पे की गई, केवल कैथोड के पीछे चमक मिली, है ना। जो काम कैथोड रे करती हैं वो ये भी करती हैं। अगर इनके रास्ते में पंखा रख दोगे तो ये पंखे को घुमा देंगी। इसका मतलब ये भी किसी ना किसी पार्टिकल से मिलके बनी हुई है, ये भी किसी ना किसी पार्टिकल से मिलके बनी हुई है। इन पार्टिकल के अंदर भी जो पार्टिकल है उसके अंदर कुछ ना कुछ मास है। ठीक है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में ये भी डिफ्लेक्ट होती हैं, लेकिन इनके डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन अपोजिट होती है। मतलब अगर एनोड रे जा रही है और इसको कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दिख गया, जा रही है और इसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दिख गया, तो कैथोड रेज जो थी वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुई थी। ये वाली जो रेज होती हैं ये सीधी सीधी जा रही थी, अचानक से इन्हें मैग्नेटिक फील्ड मिला तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ गई, सॉरी नेगेटिव प्लेट की तरफ मुड़ गई। नेगेटिव प्लेट की तरफ मुड़ गई, इसका मतलब जो पार्टिकल है जिससे ये बनी है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो यही तो निकालना था, यही तो साबित करना था कि एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी होता है, तभी तो एटम न्यूट्रल होता है। क्योंकि केवल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा तो क्या होगा, एटम नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और जहां जहां पॉजिटिव फील्ड दिखेगा, मतलब कहीं किसी ने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दिया पॉजिटिव पोलैरिटी का, हम अपने आप खींचते चले जा रहे हैं, क्योंकि हमारे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज, खींचे चले जा रहे हैं। ऐसा होता तो नहीं है। ZnS पे ग्लो करती है, सारी बातें सही है। अब निकाला गया इनका E/m, जैसे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का E/m निकाला था, वैसे ही इनका E/m निकाला गया। इलेक्ट्रॉन जो शब्द है, इलेक्ट्रॉन शब्द का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन is a word which is coined of two things, electric ion, charge carrying particle। इलेक्ट्रॉन का जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है पार्टिकल विच कैरीज चार्ज। ठीक है, पार्टिकल विच कैरीज चार्ज। ओके, जब इसका E/m निकालने के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो ऐसा पाया गया कि जो एनोड रेज होती है ना, जो एनोड रेज होती हैं उनका जो E/m है, जो एनोड रेज होती हैं इनका जो E/m है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस filled in the tube, E/m जो एनोड रेज का होता है बेटा, वो उस ट्यूब के अंदर भरी हुई गैस पर डिपेंड करता है, एनोड के मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता। इस मटेरियल को बदला तो नहीं बदला, ये गैस बदली तो बदल गया। इसका मतलब एनोड के मटेरियल पे इसकी डिपेंडेंस नहीं है, लेकिन किंतु परंतु बट इसकी डिपेंडेंस है बच्चों उस गैस पर जो कि ट्यूब में भरी है। अलग अलग गैस भरेंगे, तो अलग अलग E/m आएगा। ठीक है, क्लियर है? तो लोगों ने बोला इसका मतलब एनोड रेज का जन्म एनोड से नहीं हो रहा, कैथोड रेज का जन्म कैथोड से हो रहा था, इसलिए वो गैस के नेचर पर डिपेंड ही नहीं कर रही थी। एनोड रेज का जन्म एनोड से नहीं हो रहा। तो लोगों ने पूछा फिर कहां से हो रहा? तो बोले बेटा देखो ऐसा है, इस ट्यूब में वापस जाओ, इस वाली ट्यूब में कैथोड रेज भी बनी रही होंगी, हम देख नहीं रहे लेकिन बन तो रही होंगी ना। हाँ सर बिल्कुल बन रही होंगी। अगर आप ZnS यहां लगा दो तो यहां पर आपको कैथोड रेज भी दिखेंगी, हाँ या ना? हाँ सर बिल्कुल दिखेंगी। अभी हमने निकाला कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तुलना में बहुत हल्का होता है, अभी कैलकुलेट करके आए हैं 1836 गुना हल्का होता है। हाँ सर होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की स्पीड प्रोटॉन से क्या होगी? तेज होगी। बिल्कुल होगी सर। तो लोगों ने कहा कि रास्ते में गैस भरी है,
रास्ते में गैस भरी है, जब ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराएगा, रास्ते में गैस भरी है, जब ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आके इसमें से टकराएगा, एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है जो आके इससे टकराया, इस इलेक्ट्रॉन ने अपनी सारी एनर्जी इसे दे दी, इस एटम को। ये इलेक्ट्रॉन कौन सा? कैथोड रे वाला। ये इलेक्ट्रॉन कौन सा है बच्चों? कैथोड रे। इस एटम को इस इलेक्ट्रॉन ने अपनी सारी एनर्जी दे दी, एनर्जी लेके ये इलेक्ट्रॉन आयन में कन्वर्ट हो गया, A+, और एक इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिया। ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि चार्ज कंजर्व्ड होता है, चार्ज कंजर्व्ड होता है, तो जितने इलेक्ट्रॉन इस प्रोसेस में एनिहिलेट हुए उतने ही इसने यहां से बाहर निकाल दिए, ये चल पड़े कैथोड की तरफ। और ये जो आयन था, ये जो आयन था, ये चल पड़े एनोड की तरफ। सॉरी, हाँ, तो एनोड की तरफ चले तो कैथोड रे तो कहलाए, सही तो लिखा था। ये जो आयन था ये चल पड़ा कैथोड की तरफ, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज आयन है, तो इस आयन को हम लोगों ने बोला था एनोड रे। तो एनोड रेज जो होती है उनमें और इसमें डिफरेंस क्या होता है कि कैथोड रे कैथोड से जनरेट होती है, एनोड रे डज नॉट गेट जनरेटेड फ्रॉम द कैथोड। एनोड रे जनरेट्स फ्रॉम व्हाट? गैसियस आयंस, गैसियस आयंस। तो एनोड रेज आर आयनाइज्ड गैसियस मॉलिक्यूल्स बेसिकली। यानी अगर तुम वैक्यूम में एक्सपेरिमेंट करोगे तो वैक्यूम में तुम्हें एनोड रे दिखेगी नहीं, पूरा वैक्यूम कर दोगे तुम्हें एनोड रे दिखेगी नहीं, केवल कैथोड रे दिखाई पड़ेगी, क्योंकि आयनाइज्ड गैसियस मॉलिक्यूल है और वो होंगे नहीं। तो जो E/M था वो डिपेंडेंट आया, E/M जो था वो डिपेंडेंट आया इसका डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के नटूरे के ऊपर। E/M था जो डिपेंडेंट आया डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के नटूरे के ऊपर। इज इट क्लियर और नॉट? तो जब हम लोगों ने क्या किया, जब इसमें नाइट्रोजन गैस भरी गई होगी, जब इसमें नाइट्रोजन गैस भरी हुई होगी, तो जब E/M निकाला गया नाइट्रोजन के साथ, सब सारी गैसेस के साथ निकाला गया, सारी गैसेस के साथ निकाला गया, ठीक है ना, सारी गैसेस के साथ निकाला गया। तो जैसे जब इसमें हाइड्रोजन गैस भरी, जब इसमें हाइड्रोजन गैस भरी तो हाइड्रोजन ने क्या बनाया होगा? H+ बनाया होगा, इलेक्ट्रॉन निकाल के, ठीक है। इस पॉजिटिव, ये है ना वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ये है ना वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है। इसके लिए E/M निकाल दिया, इसको मान लो X है। फिर लोगों ने हीलियम भर के देखी, हीलियम भरी, फिर E/M निकाला हीलियम के लिए। इसके अंदर लोगों ने हीलियम भरी, हीलियम के लिए E/M निकाला, उसकी वैल्यू निकल गई 2x, है ना, इसकी वैल्यू निकल गई 2x। फिर किसी ने नाइट्रोजन भर के देखी तो E/M निकल के आया 7x। ऐसे करके जब डिफरेंट डिफरेंट गैसेस भर के देखी गई तो ये पता लगा कि जितनी भी गैसेस का E/M है, जितनी भी एनोड रेज का E/M है, वो इस x का मल्टीपल होता है। दैट मींस ये जो पार्टिकल है H+, दिस इज व्हाट? दिस इज द पार्टिकल जो कि फंडामेंटल है, जो कि बेसिक पार्टिकल है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। ये वो पार्टिकल है जिसे हम लोग ढूंढ रहे हैं, ठीक है ना, ये वो पार्टिकल है जिसे हम लोग क्या कर रहे हैं? ढूंढ रहे हैं। क्योंकि हर एक दूसरी गैस का E/M इसका डायरेक्ट मल्टीपल आ रहा है, तो इसका मतलब ये वो सबसे छोटी चीज है जिसको हम ढूंढ रहे हैं, और बाकी सारी गैसेस के अंदर इसका मल्टीपल आ रहा है। E/M 2x क्यों आया? क्योंकि हीलियम में 2 प्रोटॉन होते हैं। नाइट्रोजन का 7x क्यों आया? क्योंकि 7 प्रोटॉन होते हैं। ऑक्सीजन का 8x आएगा क्योंकि उसमें 8 प्रोटॉन होते हैं भाई, है ना। दैट मींस ये वो बेसिक पार्टिकल है, और इस बेसिक पार्टिकल को रदरफोर्ड नाम के लौंडे ने नाम दिया प्रोटॉन। प्रो मतलब सबसे पहले आने वाला, टॉन मतलब पार्टिकल। तो H+ जो होता है उसे प्रोटॉन कहा जाता है। हाइड्रोजन न्यूक्लियस, हाइड्रोजन एटम में से जो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद बच गया हाइड्रोजन न्यूक्लियस, उसे प्रोटॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटॉन। प्रोटॉन का चार्ज बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के बराबर आता है, लेकिन इसका मास इलेक्ट्रॉन से काफी ज्यादा, लगभग 1 AMU के आसपास इसका मास होता है। प्रोटॉन का मास ही तो निकाला था हमने 1 AMU। इसका E/M भी हमने याद करना है, 9.58 × 10⁻⁷। ये इसका E/M है, प्रोटॉन का मतलब H+ का,
ना, प्रोटॉन। ठीक है, ये आ गया वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल E/m जिसका हम लोगों ने निकाल लिया। क्लियर है? रदरफोर्ड नाम के लौंडे को क्रेडिट मिलता है इसका, रदरफोर्ड नाम के लौंडे को क्रेडिट मिलता है इसका। ठीक है ना? जब हम छोटे थे तो याद करने की ट्रिक होती थी एक, ईट पर नाच, ईट पर नाच। ईट मतलब E फॉर टॉमसन, पर P फॉर रदरफोर्ड और अब आया N। ये जो डिस्कवरी थी इसकी, ये डिस्कवरी भाई साहब हो गई थी 1904 में, प्रोटॉन की डिस्कवरी। प्रोटॉन की डिस्कवरी की जो कहानी थी 1904 में शॉर्ट हो चुकी थी, उससे पहले ही शॉर्ट हो गई थी इनफैक्ट। जो दिखता नहीं है वो बिकता नहीं, और जो अपना टैलेंट दिखाता नहीं है, जो अपना टैलेंट दिखाता नहीं उसका पता ही नहीं लगता उसके टैलेंट का। भाई टैलेंटेड हम सब होते हैं, टैलेंटेड हम सब होते हैं। भाई कोई पार्टी है, कोई फंक्शन है, गाना गाने के लिए कहा गया या डांस करने के लिए कहा गया कि भाई गाना गा के दिखा दो, डांस करने के लिए दिखा दो, तो 100 में से 90 लोग क्या होते हैं, वो शाई हो जाते हैं, अरे नहीं हमसे नहीं होगा, नहीं। और भले वो कितना अच्छा गाना गाते हो, भले वो अपने बाथरूम में जुबिन नौटियाल के बड़े भाई हो, समझ रहे हो, और भले ही वो ऋतिक रोशन हो अपने घर में, लेकिन फंक्शन में जाके शाही हो जाते हैं। तो जो अपना टैलेंट दिखाता नहीं है फिर वो छुपा रहता है टैलेंट। सेम काम न्यूट्रॉन के साथ भी था। न्यूट्रॉन ने भी अपना टैलेंट बहुत बाद में दिखाया। कब दिखाया? न्यूट्रॉन ने अपना टैलेंट तब दिखाया जब, न्यूट्रॉन ने अपना टैलेंट तब दिखाया जब रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर हो गई थी, और उस समय हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शंस करने लगे थे। उस समय हम लोग क्या रिएक्शंस करने लगे थे? न्यूक्लियर रिएक्शंस करने लगे थे। न्यूक्लियर रिएक्शंस जब करने लगे थे तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में मास और एनर्जी दोनों कंजर्व रहती हैं। मास और एनर्जी दोनों कंजर्व रहती है, मास भी कंजर्व रहता है और एनर्जी भी कंजर्व रहती है। ठीक है? तो भैया देखो चार्ज दो तरह का होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो जब चार्ज मिल गया, जब चार्ज मिल गया तो चार्ज के मिलने के बाद लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया किसी और चीज के ऊपर। जब चार्ज मिल गया तो चार्ज के बाद लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया किसी और चीज के ऊपर। जेम्स चैडविक नाम का एक लौंडा था, 1932 में उसने एक रिएक्शन करी। बेरिलियम की एक शीट थी 4 बेरिलियम 9 प्लस, बेरिलियम की एक शीट थी 4 बेरिलियम 9 प्लस प्लस। इस पर इसने अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया। अल्फा पार्टिकल्स कहते हैं बच्चों हीलियम न्यूक्लियस को, हीलियम न्यूक्लियस को। हीलियम न्यूक्लियस होता है 2He4, ये होता है हीलियम का न्यूक्लियस। तो क्योंकि हीलियम का न्यूक्लियस है तो इसके इलेक्ट्रॉन तो 0 होंगे, सही है, इलेक्ट्रॉन तो 0 होंगे, सही है। प्रोटॉन होंगे 2, बताया था, नीचे वाला प्रोटॉन दिखाता है, ऊपर वाला न्यूट्रॉन दिखाता है, बताया था ना। नीचे वाला प्रोटॉन दिखाता है और ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दो, ए में से जेड, तो न्यूट्रॉन आ जाते हैं। 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, ठीक है। इससे बम्बार्ड कराया तो ये जो रिएक्शंस होती थी इन्हें हम लोग बैलेंस करते थे इन टर्म्स ऑफ मास एंड एनर्जी और इन टर्म्स ऑफ टोटल पार्टिकल्स। तो जब ऐसा हुआ तो 6C12 हुआ। अब इधर देखो नंबर ऑफ एटम्स, तो यहां प्रोटॉन्स तो बैलेंस हो गए 4 और 2 6, 4 और 2 6 प्रोटॉन तो बैलेंस हो गए, 4 इसके पास थे 2 इसके पास थे, कुल मिला के 6 हो गए, डन। चार्ज बैलेंस हो गया लेकिन मास बैलेंस नहीं हुआ, मास में कमी आ रही है। इधर 13 यूनिट का मास है, इधर केवल 12 यूनिट का मास है। तो चैडविक बोला एक पार्टिकल ऐसा है, एक पार्टिकल ऐसा है जो केवल और केवल मास देता है, जो केवल और केवल मास देता है, चार्ज नहीं देता, जो केवल मास देता है, चार्ज नहीं देता। और क्योंकि वो पार्टिकल न्यूट्रल पार्टिकल है तो इस पार्टिकल का नाम पड़ा न्यूट्रॉन। क्या पड़ा? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल पार्टिकल। इस पार्टिकल को नाम दिया बच्चों न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल पार्टिकल। क्लियर है? अरे क्लियर है क्या? क्लियर है, बहुत बढ़िया। न्यूट्रॉन का मास लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है, हल्का सा प्रोटॉन से भारी होता है। इसलिए हम कहते हैं, मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि मास के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं।
इसलिए मास नंबर में केवल प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन आता है, याद है, क्योंकि दोनों लगभग बराबर मास के हैं। स्पेसिफिक चार्ज इसका 0 होता है क्योंकि चार्ज तो इस पे होता ही चाहिए। तो ये भैया हमारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गए, इनकी सारी कहानियां हो गई, चार्ज, मास, स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज आप भले ही याद ना करें कोई समस्या नहीं है, ठीक है, भले ही आप याद ना करें, चार्ज और मास आपको याद हो ही जाएगा। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 10 टू द पावर -31 केजी, प्रोटॉन का मास होता है 1.67 10 टू द पावर -27 केजीज, और न्यूट्रॉन का भी 1.67, केवल यहाँ 2 है यहाँ 5 है, इतना सा अंतर है, लगभग बराबर बराबर होते हैं। आप क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस में आपको याद हो ही जाएगा, ठीक है ना, क्वेश्चंस में आपको याद हो ही जाएगा, बहुत बहुत बार आएगा, याद कर लें अभी से ज्यादा बेहतर है, ठीक है ना, याद कर लें। और ई बाई एम जो हम निकालते हैं वो ई बाई एम सिंबल से निकालते हैं, ई बाई एम जो निकालते हैं वो हम लोग किससे निकालते हैं, सिंबल से निकालते हैं, किससे निकालते हैं, सिंबल से, ठीक है ना। अब ऐसे नहीं निकालते कि इस वैल्यू में निकाल रहे हैं 1.67 10 टू द पावर, सिंबल से निकाल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को प्रोटॉन का निकालना है, तो प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन बेसिकली है क्या, 1H1, यही तो है प्रोटॉन। तो मैं इसका ई बाई एम निकालूंगा 1 यूनिट का चार्ज, भाई प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन है 1H1, ये चार्ज है, ये मास है, सिंबल से भी निकाल सकते हैं, है ना, तो इसको अपन सिंबल से भी डील कर लेते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं, ओके। अल्फा पार्टिकल के बारे में मैंने तुम्हें बता ही दिया। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्पेसिफिक मासेस, स्पेसिफिक चार्ज, सॉरी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल को हमें इनके घटते हुए स्पेसिफिक चार्ज के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो भैया हमें इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा को। मास 0 है इसका, इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो 0 है, ये सिंबल एक्चुअली ऐसे होगा -1E0 0N1, ये वाला सही है 1P1, ठीक है ना। चार्ज इस पर -1 यूनिट का है, -1 यूनिट मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इसको -1 बोल दिया हमने। जो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना, ये वाला, ये इसे हम एक तरीके से बोल रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो इसे -1 बोल दिया हमने, स्टैंडर्ड ऑफ चार्ज है, बिकॉज इससे छोटा चार्ज हो नहीं सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से, 1 इलेक्ट्रॉन से कम तो हो नहीं सकता किसी भी सब्सटेंस के अंदर। हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है एटम के अंदर, तो इसे हमने बोल दिया चार्ज की इकाई कि भाई 1 -1 का मतलब इतना चार्ज, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन मतलब इतना चार्ज, मतलब इसका -1 प्रोटॉन का चार्ज, इस पर तो चार्ज ही 0 है। तो आओ निकाले फिर, फटाफट आ जाओ, देखें धनाधन। ई बाई एम ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 यूनिट का चार्ज है इसके ऊपर, और इसका मास होता है 1/1836, तो ये निकल आएगा 1836, ठीक है। ई बाई एम ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का सिंबल क्या होता है बच्चों, 1H1, 1 यूनिट का मास है, 1 यूनिट का चार्ज है 1। ई बाई एम ऑफ न्यूट्रॉन, ई बाई एम ऑफ न्यूट्रॉन 0, और ई बाई एम ऑफ अल्फा 2He4, तो 2/4 हाफ। तो क्या ऑर्डर आएगा, सबसे ज्यादा किसका आ रहा है, इलेक्ट्रॉन का, फिर प्रोटॉन का, फिर अल्फा का, फिर न्यूट्रॉन का, ये ऑर्डर आ गया। सर इलेक्ट्रॉन पर तो चार्ज नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पर तो चार्ज नेगेटिव होता है, तो माइनस में क्यों नहीं आया, इलेक्ट्रॉन पर तो चार्ज नेगेटिव होता है सर, माइनस में क्यों नहीं आया, क्योंकि बेटा ई बाई एम निकालते समय केवल मैग्नीट्यूड देखते हैं चार्ज का, ये देखो ई बाई एम यहां पर भी तो पॉजिटिव आया है, तो ई बाई एम निकालते समय वी कंसीडर ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, नॉट द वैल्यू ऑफ द चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। स्पेसिफिक चार्ज मतलब ई बाई एम का रेशियो निकालना है,
E बाई एम का क्या निकालना है? रेशो। तो E बाई एम फॉर प्रोटॉन, प्रोटॉन का सिंबल क्या होता है? 1H1। 1 यूनिट का चार्ज है, 1 यूनिट का मास है 1। और बेटे E बाई एम ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होता है? 2He4, 2/4 हाफ। तो E बाई एम ऑफ प्रोटॉन अपॉन E बाई एम ऑफ अल्फा 1:1:2, 2:1। ये आंसर आ गया, 2:1। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है, छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे क्वेश्चन हमें करने को मिल रहे हैं। आगे जाके जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चंस की लैंग्वेज भी बढ़ेगी, क्वेश्चंस का स्कोप भी बढ़ेगा। ठीक है ना। अब आते हैं बच्चों एटॉमिक मॉडल्स के ऊपर। एटॉमिक मॉडल क्या चीज है? एटॉमिक मॉडल क्या चीज है? एटॉमिक मॉडल को समझने के लिए, एटॉमिक मॉडल को समझने के लिए तुम्हें एक कहानी सुननी पड़ेगी, छोटी सी कहानी। ठीक है ना, छोटी सी कहानी। उस कहानी को सुनोगे तो एटॉमिक मॉडल का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि एटॉमिक मॉडल की कहानी क्या है। ठीक है। एटॉमिक मॉडल की जो कहानी है वो कहानी ये है कि एक बार 3 अंधे होते हैं, 3 अंधे होते हैं। उन तीनों अंधों को एक एक्सपेरिमेंट किया गया, उन तीनों अंधों को हाथी दिखाने ले जाया, उन तीनों अंधों को हाथी दिखाने ले जाया गया। ठीक है। और एक हाथी के पास उन्हें ले जाके खड़ा कर दिया गया, अंधों को हाथी के पास लेकर खड़ा कर दिया। एक अंधे के हाथ में हाथी की सूंड दे दी, एक अंधे के हाथ में हाथी की पूंछ दे दी, और एक अंधे के हाथ में हाथी की टांग दे दी। थोड़ी देर तक वो हाथी को छूते रहे। फिर उनसे पूछा गया कि ये बताओ हाथी कैसा है? तो जिसके हाथ में हाथी की सूंड आई थी बोला हाथी मोटे रस्से जैसा है, हाथी जो है वो मोटे रस्से जैसा है। जिसके हाथ में टांग आई थी बोला हट, हाथी खंबे जैसा है। और जिसके हाथ में पूंछ आई थी वो बोला पता नहीं तुम क्या छुआ है यार, हाथी तो पतली सी रस्सी जैसा है, एकदम कतई एकदम पतली सी रस्सी है। हाथी को पूरा किसी ने नहीं देखा, लेकिन जिसने जो देखा उस एक्सपीरियंस के आधार पर बता दिया, उसके एक्सपीरियंस के आधार पर बता दिया, है ना। इसी प्रकार से एटम को आज तक किसी ने नहीं देखा, कोई नहीं जानता अंदर एटम के अंदर क्या है, लेकिन समय समय पर जो जो एक्सपेरिमेंट्स होते रहे, समय समय पर जो जो एक्सपेरिमेंट्स होते रहे, उन एक्सपेरिमेंट के आधार पर लोगों ने, उन एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर लोगों ने अलग अलग तरह से एटम के स्ट्रक्चर को इमेजिन किया, अलग अलग तरह से स्ट्रक्चर को इमेजिन किया, अलग अलग तरह से स्ट्रक्चर की इमेजिनेशन की, कल्पना की, और उसी कल्पना को एटॉमिक मॉडल बोला गया कि एटम अंदर से ऐसा होता होगा। आज की तारीख में भी 2021 में भी जब साइंस इतनी तरक्की कर गई है, हम ऐसा माइक्रोस्कोप नहीं बना पाए हैं जो एग्जैक्टली एटम के अंदर देख सके। एटम इतना छोटा होता, वी कैन नॉट सी इनसाइड द एटम टिल डेट। तो उस समय की तो बात ही छोड़ दो। तो उस समय जिसे जिसे जो जो पता था उसके आधार पर वो बताता गया। जैसे इस एक्सपेरिमेंट की शुरुआत, इस कहानी की शुरुआत कहां से हुई? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से, जिसको हमने पढ़ लिया। ये पूरी की पूरी कहानी शुरुआत कहां से हुई? डाल्टन से। कोई मुझसे कमेंट में कर डाल्टन बड़ा महान साइंटिस्ट था, मैं कहता हूं डाल्टन बड़ा बेकार आदमी था। वो ना होता पूरा चैप्टर नहीं होता है, वो आदमी नहीं होता है पूरा चैप्टर नहीं होता, वो नहीं होता, एटॉमिक थियरी नहीं होती, एटॉमिक थियरी नहीं होती, ये सारे एक्सपेरिमेंट नहीं होते। फिर थॉमसन आए, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया, तो उन्होंने थॉमसन मॉडल बनाया, थॉमसन मॉडल बनाया। फिर थॉमसन के बाद रदरफोर्ड आए, थॉमसन के बाद रदरफोर्ड आए, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन डिस्कवर किया, तो उन्होंने रदरफोर्ड मॉडल दे दिया। ठीक है। फिर बीच में थोड़ी सी कहानी डाइग्रेस हुई, फिर बीच में थोड़ी सी कहानी डाइग्रेस हुई, तो दो अलग थियरीज और निकल गए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी और प्लांक्स क्वांटम थियरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी और प्लांक्स क्वांटम थियरी, थोड़ी सी कहानी अलग रास्ते पर भटक गई। दोबारा से लौट कर आए तो बोर जो था, बोर नाम के एक लौंडे ने एक मॉडल दिया जो बोर मॉडल बना। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल बोर मॉडल ही है।
और बहुत मजा आएगा आपको इसमें। बोर मॉडल में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, ठीक है। बोर मॉडल के बाद फिर दो लॉन्डे आए, एक का नाम था डिब्रॉय, फ्रेंच साइंटिस्ट था, इसका नाम का सही प्रोनाउंसिएशन डिब्रॉय होता है, हम डिब्रोगली बोलते हैं लेकिन डिब्रॉय। और एक आया हाइजेनबर्ग, वर्नर हाइजेनबर्ग, स्वीडिश साइंटिस्ट था वर्नर हाइजेनबर्ग, इन्होंने अपना अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया। और फिर आया फाइनली वेव मैकेनिकल मॉडल, जो आज की तारीख में हम लोग फॉलो करते हैं, आज की तारीख में हम लोग फॉलो करते हैं, आज की तारीख में फॉलो करते हैं। न्यूट्रॉन से किसी भी तरह का कोई मॉडल नहीं आया, क्योंकि न्यूट्रॉन ने कोई ऐसा बहुत बड़ा तीर तो मारा नहीं था। न्यूट्रॉन बेसिकली केवल मास की बात ही कर रहा था, तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी से ऐसा कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ा। वैसे भी न्यूट्रॉन मतलब केवल मास दे रहा है। एक बार न्यूट्रॉन गया बार में, होटल में गया खाना वाना खाने, बढ़िया होटल में खाना वाना खाया, बार में पिया हुआ, बाद में होटल के ओनर से पूछता है कितना पैसा हुआ, तो जानते हो होटल के ओनर ने न्यूट्रॉन से क्या कहा, बोला सर फॉर यू नो चार्ज, फॉर यू नो चार्ज। सोचना, साइंटिफिक पीजिए। तो ये टाइमलाइन है मॉडल्स की। सबसे एंशिएंट मॉडल डाल्टन एटॉमिक थियरी, और सबसे रिसेंट मॉडल है वेव मैकेनिकल मॉडल या फिर क्वांटम मॉडल, ठीक है। तो इन मॉडल्स को हमें एक एक करके पढ़ना है, इन मॉडल्स को हमें एक एक करके स्टडी करना है, इन्हें समझना है आने वाले लेक्चर्स के अंदर। आज एक मॉडल की छोटी सी बात करेंगे, उस मॉडल का नाम है थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। 1897 में थॉमसन ने डिस्कवर किया इलेक्ट्रॉन के बारे में। 1897 के बाद थॉमसन को लगभग 5 साल और लगे इलेक्ट्रॉन की कहानी को सेटल करने में, और फिर थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के आधार पर एक मॉडल बनाया जिसे थॉमसन एटॉमिक मॉडल कहते हैं, जिसे थॉमसन एटॉमिक मॉडल कहते हैं, ठीक है। क्या बोले ये बोले इलेक्ट्रॉन जो होता है एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर होता है। ये तो इन्हें पता ही था कि एटम न्यूट्रल होता है, ये तो इन्हें पता ही था कि एटम न्यूट्रल होता है। तो ये बोले एटम जो होता है एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर होता है, एटम का जो होल चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं, धसे हुए होते हैं, धसे हुए होते हैं। और जो मास होता है ना वो फैला हुआ होता है एटम के अंदर, यूनिफॉर्मली फैला हुआ होता है। जो मास होता है वो यूनिफॉर्मली फैला हुआ होता है, इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड द एटम, ठीक है। अब इस मॉडल की शक्ल या तो प्लम पुडिंग से मिलती है। प्लम पुडिंग क्या होता है? प्लम पुडिंग होता है वो महंगा वाला बिस्कुट जो तुम सीसीडी में खाते हो। अगर कभी सीसीडी गए हो तो सीसीडी में एक बिस्किट मिलता है 100 रुपए का, जो गाय के गोबर के उपले के जैसा लगता है। आज के बाद तुम बिस्कुट नहीं खाओगे सीसीडी वाला, जो गाय के गोबर के कंडे जैसा लगता है ना, वो उसमें जो चॉकलेट का बिस्किट होता है उसमें कुकीज होती हैं छोटी छोटी जो धसी हुई होती हैं। या फिर अगर तुम तरबूज काटो, तरबूज भी अंदर से ऐसे दिखता है, ये लाल लाल गूदा, ये काले काले बीज, ये लाल लाल गूदा, ये काले काले बीज, ठीक है। इसलिए इस मॉडल का नाम पड़ा वाटरमेलन मॉडल। सबसे पहला मॉडल, सबसे प्रिमिटिव मॉडल था ये वाटरमेलन मॉडल, ठीक है। ये मॉडल फेल भी हो गया, ये मॉडल फेल भी हो गया। क्यों फेल हो गया? क्यों फेल हो गया? इस मॉडल को फेल होने की पहली और तीसरी वजह थी। पहला और तीसरा ड्रॉबैक ये नहीं संभाल पाया। दूसरा ड्रॉबैक तो एक्सपेरिमेंटली फेल हुआ, उसकी बात हम लोग अगली क्लास में करेंगे। लेकिन पहला और दूसरा जो ड्रॉबैक था, पहला और तीसरा ड्रॉबैक इनसे नहीं संभला। क्या था वो पहला और तीसरा ड्रॉबैक? ये एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पाया? अब सिमिलर चार्जेस के बीच में बच्चों क्या होते हैं? रिपल्शन होते हैं। ये भाई बोले कि इलेक्ट्रॉन अंदर धसे हुए हैं, तो अगर इलेक्ट्रॉन अंदर धसे हुए हैं तो इनमें रिपल्शन क्यों नहीं हो रहा भाई? Why the electrons are not repelling each other? How the atom is stable? ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एक साथ कैसे टिके हुए हैं? इन्हें तो एक दूसरे को मार देना चाहिए था जान से। और तीसरा ये एक स्टैटिक मॉडल है। स्टैटिक मॉडल का मतलब, स्टैटिक मॉडल का मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का मोशन कंसीडर नहीं किया। ये मान लिया कि इलेक्ट्रॉन टिके हुए हैं, इसके अंदर फंसे हुए हैं, धसे हुए हैं। तो लोगों ने इस बात पर ऑब्जेक्शन उठाई कि मेरे भाई एक बात बताओ, पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है और पॉजिटिव चार्ज भगवान की तरह इसमें यत्र तत्र सर्वत्र फैला हुआ है, हर जगह बेटे पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं है? आंसर है। तो मेरे भाई पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अट्रैक्शन करते हैं कि रिपल्शन? सर अट्रैक्शन। तो ये बताओ कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर सक क्यों नहीं कर लेता? क्यों आखिरकार इलेक्ट्रॉन अंदर जाके सक क्यों नहीं हो जाता है इस एटम के अंदर? क्यों ये अलग से धसा हुआ है?
थॉमसन बोले मोई ना पता, और इसलिए थॉमसन का जो मॉडल था ये फेल, बिकॉज इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, और ये एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसलिए निपट गया। ठीक है ना। देखिए ये दुनिया का उसूल है, ये दुनिया का उसूल है कि अगर आप दुनिया के नियमों को फॉलो कर रहे हैं, दुनिया के नियमों का पालन कर रहे हैं, दुनिया की कसौटी पे खरे उतर रहे हैं, तो आप टिके हुए हैं। लेकिन अगर आप वो दुनिया की कसौटी को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो भले ही आप कितने अच्छे हो, आपकी केवल एक कमी, आपकी केवल और केवल एक कमी आपको लोगों की नजरों से नीचे गिरा सकती है। मैगी सालों साल लोगों किचन में बनी, सालों साल बनती रही, बीच में एक पीरियड ऐसा आया था मोनोसोडियम ग्लूटामेट के चक्कर में मैगी के लोगों ने खरीदना बंद कर दिया, है ना। तो सालों साल लोगों ने, मतलब सालों साल लोगों के दिलों पे, किचन पे राज किया। भाई कई लड़कियों के तो शादियों में केवल जो वो रिज्यूमे होता था ना शादियों में, उसमें कुकिंग में क्या, मैगी, मैगी बना लेते हैं। बस कितने लोगों की गृहस्थी चलाई मैगी ने, कितने हॉस्टलर्स को मैगी ने जिंदा रखा, इंक्लूडिंग मी। और देखो तो थॉमसन ने देखो कितनी मेहनत करी, बेचारे ने E/M निकाला, बेचारे ने E/M निकाला, बेचारे ने ये बताया कि भैया इतने एक्सपेरिमेंट करके देखे, फिर इतनी मेहनत से भाई ने मॉडल दिया। लेकिन दुनिया तो दुनिया है भाई साहब, और दुनिया जालिम है, दुनिया ने उसके ऊपर कोई तरस नहीं खाया। मॉडल में 2 ही कमियां थी, लेकिन मॉडल फेल कर दिया। लोगों ने बोला ना 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 ना, ये नहीं, ये वाला नहीं चलेगा, ना ना। ठीक है ना। तो चलिए अगली क्लास में इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। मैं आपको बताऊंगा कि थॉमसन के मॉडल के फेल होने के बाद क्या हुआ, क्या आया, कैसे आया, ठीक है ना, क्या क्या प्रगतियां हुई, उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आपसे मुलाकात होगी मेरी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड नाइट। पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, और अपनी तैयारी के रास्ते पर एक एक कदम करके आगे बढ़ते रहें, बिकॉज एवरी जर्नी स्टार्ट्स विद द फर्स्ट सिंगल स्टेप। तो वो फर्स्ट सिंगल स्टेप ले लीजिए, जल्दी से जल्दी ले लीजिए, ताकि आप को भी टॉपरों वाली जो स्कीम है उसका आप यूज कर सके, 25 दिन में मार्क्स डबल कर सके। ठीक है ना। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।